की शुरुआत अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प के मुद्दे ने संसद में जो घमासान मचा रखा है उससे करेंगे। आज संसद की कार्यवाही शुरू होते ही चीन के मुद्दे पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने राज्यसभा में हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्षी पार्टियां चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि चीन के मामले पर रक्षा मंत्री अपना बयान दे चुके हैं। राज्यसभा में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं लोगों को, हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहां पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल्स अगर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? तो वहीं दूसरी तरफ चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर अन्य विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बंकर्स बन रहे हैं, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और बार बार जैसा हमने कहा, सेना के शौर्य पर कभी किसी ने शक नहीं किया। उनके संबल पे, उनकी प्रतिबद्धता पे कोई शक नहीं है, लेकिन सेना का शौर्य और डिप्लोमेटिक फेलियर एक चीज नहीं है। आपकी डिप्लोमेसी कंप्लीट फेलियर है, ब्रेजन डिनायल वाली डिप्लोमेसी है। कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। तब जबकि रक्षा मंत्री के बयान का अगर विश्लेषण करें तो उनके अंदर भी चिंता है। मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है। बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं, क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। ये सच पूरे देश को जानना चाहिए। वहीं चीन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। केंद्र सरकार ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्ष, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी, बहुत निचले स्तर पर राजनीति कर रही है। कई ऐसे विषय हैं जो बड़े संवेदनशील होते हैं, जिसपे पूर्व में भी जब कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी और क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारी आर्मी को डिमोरलाइज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के ओछे बयान दिए, उससे मैं समझता हूं हमारे सैनिक बलों का, सेना का मनोबल टूटता है। मैं इतना ही कहूंगा, कम से कम वो लोग तो प्रश्न ना उठाएं जो डोकलाम की घटना के समय किनके साथ पाए गए, क्या पीते पाए गए, किस देश के वो अधिकारी थे, किन देश के लोगों से उन्होंने फंडिंग ली। राहुल जी, क्या चाइना के अधिकारियों के साथ आप थे? क्या भारतीय सेना के ऊपर उस समय प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर रहे थे? क्या चाइनी दूतावास से फंडिंग राजीव गांधी फाउंडेशन ने ली? इस पर राहुल गांधी चुप क्यों है? के साथ झड़प के मुद्दे पर क्यों मचा है संसद में हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में शानदार तेजी रही। सेंसेक्स 468 पॉइंट चढ़कर 61,806 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 151 पॉइंट चढ़कर 18,420 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, सबसे पहले बताइए मार्केट के आज के हाईलाइट्स क्या क्या रहे? देखिए, आज हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत तो हल्की हुई, लेकिन एक रफ्तार पकड़ी लोअर लेवल से और अच्छी तेजी के बाद दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। जो मूव था उसमें मेजरली सभी इंडिसेस का पार्टिसिपेशन था। निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आईटी थोड़ा सा बैकफुट पर था। आज वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं, फिर प्रेशर देख सकते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। आज मूव जो देखने को मिल रहा था उसमें ऑटो,
FMCG, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। PSU बैंक्स बैकफुट पर थे। इंफ्रा, एनर्जी और PSU कंपनीज जहां पर आज खरीदारी जरूर बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन PSU बैंक्स और IT थोड़ा सा प्रेशर के अंदर आज कामकाज करते हुए दिख रहे थे। लेकिन हाँ, क्योंकि हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से तेजी का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, तो देखते हैं कितनी कैरी फॉरवर्ड रहती है। जी, इस बीच सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा, कहां पर सुस्ती रही, कहां पर तेजी रही? देखिए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात किया तो अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइज आज लीड कर रहे थे, जहां पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में इनका नाम शुमार था। इसके अलावा M&M, आइशर मोटर से कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आज TCS, इन्फोसिस, ONGC, टाटा मोटर से कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर था। TCS करीब 1.25% नीचे और इन्फोसिस भी करीब 1% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में पॉलिसी बाजार, BHEL, इंडिया मार्ट, कमिंस इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। और मिड कैप लूजर्स में TTML, ट्राइडेंट, डिलीवरी, JSW एनर्जी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ हद तक प्रेशर आज के सत्र में क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ा। ऑटो में आज लीड कर रहा था M&M, आइशर मोटर, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, जहां पर कुछ हद तक खरीदारी का दौर बन रहा था। और FMCG में आज मैरिको, नेस्ले, इसके अलावा ब्रिटानिया, HUL, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी प्रोवाइड करा रहे थे। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर बेस्ड बाइंग वाला सेशन था। अब देखते हैं आगे कैसे मूव करता है मार्केट्स। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो ये तो रहा आज का बाजार का हाल। और मार्सलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि भारतीय बाजार के लिए संकेत अच्छे हैं। उनका मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी ग्रोथ और चीन में तंगी का फायदा भारतीय बाजारों को होगा। 2023 में कौन सा थीम चलेगा मेरे को पता नहीं है। जहां तक मेरे को दिख रहा है 3 चीजें साफ साफ जाहिर हो रही है। पहली तो हमारी इकोनॉमी की हालत काफी हेल्दी है, ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, बारिंग द ब्लू कॉलर अंडर क्लास, जिनके लिए कुछ दिक्कतें अभी भी मेरे ख्याल से चल रही हैं। बारिंग दैट मोटा मोटी बाकी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रहा है एंड बहुत सारे मैक्रो आंकड़े हैं जहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है। दूसरी चीज जो दिख रही है कि बैंकिंग सिस्टम की हालत बहुत अच्छी है। बैंक्स के पास एक्स्ट्रा कैपिटल है, बैंक्स उस एक्स्ट्रा कैपिटल से दबा के लेंडिंग की प्रयास में लगे हुए हैं। क्रेडिट ग्रोथ ऊपर जा रहा है और अच्छे बैंक्स के लिए, वेल रन बैंक्स और NBFCs के लिए देयरफॉर एक अच्छा माहौल बन गया है। इससे पूरे इकोनॉमी के लिए फायदा होगा। और तीसरा चीज जो चाइना की जो पिटाई है वो भयंकर है। स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, चाइना की जो इकोनॉमिक पिटाई है जो शी ने कर दिया उनके इकोनॉमी की हालत, इससे इंडिया को अगले 4, 5, 10 साल बहुत फायदा रहेगा। और अब बात करेंगे एलन मस्क की, क्योंकि उनका एक ट्वीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब एलन ने अपने भविष्य का फैसला जनता के हाथों में छोड़ा है। जी हाँ, मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट में ट्विटर पर पोस्ट डाला। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर हेड के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक जो पोल आए हैं उसमें 58% वोट उनके ट्विटर छोड़ देने के पक्ष में है, तो वहीं 42% वोट उनके ट्विटर पर बने रहने के पक्ष में है। अब तक कुल 1,66,00,000 वोट पड़ चुके हैं। अभी वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा से भी कम वक्त बचा हुआ है। मस्क ने खुद पोल डाला था और विश्वास दिलाया था कि जनता जो भी फैसला करेगी वो इसे मानेंगे। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले मस्क ने ट्रंप के ट्विटर हैंडल को बहाल करने के लिए पोल जारी किया था। इसमें लोगों के फैसले के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट फिर से बहाल कर दिया गया था। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों के वैल्यूएशन के तौर तरीकों में सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते अहम बैठक में ये पूरी जो फैसला ये हो सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, आखिर सरकार वैल्यूएशन के तौर तरीकों में किस तरीके का बदलाव चाहती है? देखिए, दरअसल हुआ क्या कि पिछले दिनों जो कंपनियों का विनिवेश किया गया और जिन कंपनियों के विनिवेश की तरफ सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद वैल्यूएशन के ऊपर कई सारे सवाल उठे। इसका एक ताज़ा उदाहरण जो है वो LIC है, जहां पे सरकार ने जिस प्राइस पे लिस्ट कराई उसके काफ़ी नीचे अभी वैल्यू पहुंच चुका है उसके शेयर का। इसके अलावा आपको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके एसेट का वैल्यूएशन करने में इतनी देरी हुई कि डीमर्जर की प्रक्रिया देर हो गई। इसी तरीके से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके एसेट के वैल्यूएशन की प्रक्रिया लंबी चल रही है। तो अब इस सारे माहौल को देखते हुए सरकार चाहती है कि वैल्यूएशन का जो मौजूदा तरीका है उसमें बदलाव किया जाए, ताकि कंपनियों का वैल्यूएशन वाजिब हो सके, कंपनियों का वैल्यूएशन
बेहतर हो सके। इसमें 3 तरह की कंपनियां शामिल होंगी। एक कंपनियां जो पहले से शेयर बाजार में लिस्ट है लेकिन उसके स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट किया जाना है, उसका हमें जो नॉन कोर एसेट है उसको अलग डिमर्ज किया जाना है, तो इस तरह कंपनियों की वैल्यूएशन की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। दूसरा, जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है, शेयर बाजार में लिस्ट कराने जा रही हैं, तो उनके वैल्यूएशन का तरीका क्या होना चाहिए, बेहतर तरीका क्या हो। और तीसरी चीज ये रहेगी कि जो कंपनियां घाटे में जा रही हैं, उनके पास एसेट है, तो उनके वैल्यूएशन की प्रक्रिया क्या हो। तो इन सभी पहलुओं को समीक्षा करते हुए 3-4 विकल्पों विचार किया जाएगा। इसके लिए एक वैल्यूएशन कमेटी का गठन किया गया है विनिवेश मंत्रालय समेत सभी संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और इसी हफ्ते इस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात बिहार के इसके बाद, क्योंकि बिहार के छपरा में हुए शराब कांड में मरने वालों की संख्या 70 से ज्यादा हो गई है। इस बीच पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बीजेपी लगातार पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके इस शराब कांड में मरने वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है और वो मुआवजे के तौर पर 1 रुपया भी नहीं देंगे। वहीं विपक्ष ने न सिर्फ मुआवजे की मांग को लेकर सियासत लगातार जारी रखी है, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर बार बार मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी फेल हो गई है और सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। दरअसल बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब से लोगों के मरने की ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। मेरे अनुसार तो आंकड़ा है कि 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तो सारण छपरा में मरने वालों की संख्या सरकार करी कि 20-22 लोग मरे, जबकि सारे अखबार 100 छाप रहे हैं। तीसरी, अगर आंकड़ा सही है तो सरकार बताएगी ना, लेकिन 23 का आंकड़ा सही है क्या? केवल 1 साल गोपालगंज में ही जब 16 लोगों की मौत हुई तो फिर आंकड़ा 23 कैसे हो सकता है? इसलिए सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। आंकड़ों को छिपाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता इन आंकड़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सीसीपीए कंपनियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार जल्द ही कंपनियों पर पेनाल्टी लगा सकती है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निधि खरे से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। इससे पहले भी उनको नोटिस जो है भेजा गया था सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर के, उस पर कुछ बात आगे बढ़ी? ये जो है ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके विरुद्ध ये पाया गया कि कई जगह पे उनके जो व्हीकल्स हैं उनके साथ कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे वो चार्जिंग के दौरान हुआ हो या जब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर रहा था कोई कंज्यूमर तब हुआ हो। तो हम लोगों ने उनसे ये पूछताछ की है और अभी मामला जो है वो जांच के दायरे में ही है। तो पेनल्टी लग सकती है उनके ऊपर? निश्चित। और रविवार को कनाडा के शहर टोरंटो में मास शूटिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध शूटर की पुलिस से झड़प के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और जो वहां पर खतरा था वो फिलहाल टल गया है। वहां के सभी नागरिकों को घरों में रहने की सलाह लेकिन दी गई है। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। महाराष्ट्र में अब लोकपाल के तर्ज पर लोकायुक्त को नियुक्त किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान किया है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है और अब मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद बिल को इस सत्र में लाया जाएगा। यानी अगर सरकार बिल को पास करा लेती है तो राज्य में कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। तो वहीं लोकायुक्त के तौर पर रिटायर्ड जजों समेत 5 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला राज्य में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जिसमें अर्जेंटीना एक बार फिर फुटबॉल का विश्व चैंपियन बन गया। यह तीसरी बार है जब वो विश्व चैंपियन बना है। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया।
36 साल के बाद अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप पर कब्जा किया है। पेनाल्टी शूटआउट से जीत का फैसला हुआ। पेनाल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराया। मैच में लियोनेल मेसी ने 2 गोल किए। इस जीत के साथ ही मेसी का वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी पूरा हो गया। फ्रांस की तरफ से किलियन एम्बापे ने गोल की हैट्रिक लगाई। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हुई अवार्ड सेरेमनी में मेसी को गोल्ड बॉल अवार्ड से नवाजा गया। फ्रांस के किलियन एम्बापे को गोल्ड बूट अवार्ड मिला। तो वहीं अर्जेंटीना की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी। और इस महाआयोजन का कवर करने के लिए सीएनबीसी आवाज दोहा पहुंचा। अर्जेंटीना की जीत के बाद हमारी संवाददाता शिबानी खरत ने अर्जेंटीना के फैंस से बातचीत की। What a match, what a night. पेनल्टी शूटआउट ने डिसाइड किया कि कौन घर ले जाएगा एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी और अर्जेंटीना इसे लेकर जा रहा है। साथ ही मेसी ने जीता गोल्डन बूट। हमारे पीछे अर्जेंटीना के फैंस से आए हैं। देखते हैं उनकी एक्साइटमेंट कैसी है कि मेसी घर ले जा रहा है वर्ल्ड कप ट्रॉफी। 36 years later, Argentina takes home the World Cup. How do you feel? She was there 36 years ago. Oh, you were with Mexico City with Maradona. And now she did it with Messi. And we came from Rosario, the same city of Messi. And Di Maria. And Di Maria. And Scaloni. Rosario, Argentina. How did you feel when Messi lifted the golden boot? I just cried for our country. We really wanted it for our country. I thought the boys worked very hard and they brought it home, and that's the big deal. Absolutely. तो वहीं हमारे संवाददाता शिबानी खरत ने फ्रांस के फैंस से भी बात की। फ्रांस की हार पर क्या कुछ कहा फैंस ने, ये भी सुनवाते हैं आपको। डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस ने अर्जेंटीना से एक पेनल्टी शूटआउट में वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी हारी। हमारे पीछे फ्रेंच फैंस हैं। कुछ ज़्यादा सपोर्ट फ्रांस टीम को नहीं था हालांकि स्टेडियम में, लेकिन कई सारे फ्रेंच फैंस इनफैक्ट फ्रांस से आए हुए थे। Tell us, how do you feel about France not being able to create history, winning the World Cup 2 times? Sad, so that was a big game, but at the end we lost. It was just like flipping the coin, and the last was on the wrong side. Also, one of the things was that Argentina had a lot of support on ground. You know, the stadium had a lot of Argentinian supporters. Do you think that was one of the reasons why, you know, like typically you feed off the energy at a big game like this? So was that one of the reasons why, you know, probably you lost? Yeah, the atmosphere was incredible, so it helped, I think so, but it is what it is. But what a match. In the first half, Argentina was right there dominating, but in the second half, like Mbappe changed the game. So what do you have to say about that? I'm a fan. He's the best. He's the greatest player. He didn't have the player of the game tonight. He scored 3 goals, so doesn't need the trophy after scoring 3 goals, which is ridiculous. And yeah, I don't think the atmosphere played anything in this game because it was 2-0 for Argentina, and they fought until the end, and we came back twice. So even if you were like 6,000 like French people, like the atmosphere didn't change anything for Argentina. Yeah, but hard luck in the game today. Thank you so much. Thank you. अर्जेंटीना की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया। सड़कों पर लोग निकल कर आए। आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कोलकाता, पणजी, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली और गुरुग्राम की ये तस्वीरें। ये देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग अर्जेंटीना की जीत को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित और खुश थे। और इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई रिकॉर्ड बने हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड भारत में भी बने हैं। जी हां, ये है व्यूवरशिप से जुड़े हुए रिकॉर्ड, खास तौर पर डिजिटल पर, जहां जियो सिनेमा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। अर्जेंटीना की जीत के साथ कतर में चल रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप समाप्त हो गया। वर्ल्ड कप के दौरान फुटबॉल का फीवर भारतीय दर्शकों के भी खूब सिर चढ़ा, लेकिन इस बार ये फीवर डिजिटल रास्ते से आया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल को भारत जियो सिनेमा पर 3 करोड़ 20 लाख दर्शकों ने देखा। ये पहला मौका है जब फीफा वर्ल्ड कप के लिए डिजिटल पर टीवी से ज्यादा दर्शक जुड़े।
पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप कंटेंट को भारत में जियो सिनेमा के माध्यम से डिजिटल पर रिकॉर्ड 11 करोड़ दर्शकों ने देखा और भारत इस इवेंट के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप मार्केट्स में से एक बन गया। भारत में फीफा वर्ल्ड कप का डिजिटल प्रसारण जियो सिनेमा पर तो टीवी प्रसारण स्पोर्ट्स 18 पर हुआ और दोनों प्लेटफॉर्म पर 40 अरब मिनट से ज्यादा का वॉच टाइम अपने आप में एक और रिकॉर्ड रहा। इतना ही नहीं, टूर्नामेंट के दौरान जियो सिनेमा एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ऐप रहा। जियो सिनेमा ऐप की सफलता भारत में स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर कंटेंट देखने के बढ़ते चलन को भी बताती है। और हो भी क्यों ना, जियो सिनेमा ने अपने हाइप मोड से दर्शकों को मैच देखने का एक अलग ही अनुभव दिया। न सिर्फ दर्शक बल्कि ब्रांड्स ने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रसारण के दौरान जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर भरोसा जताया। 50 से ज्यादा ब्रांड्स ने इवेंट के दौरान जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। और सबसे कमाल की बात ये रही कि ये सब कुछ तब हुआ जबकि भारत फुटबॉल वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।